एक बात मुझे ये पहले बताओ कि हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो क्या है, कैसा है, कितना स्टेबल है, कैसे रीअरेंज करता है। दोहा बना दिया क्या? बीटा गामा जोड़ो तोड़ो, अल्फा गामा जोड़ो, बीटा पे प्लस दे दो, है ना? तो दोहा बना दिया है, ठीक है, उसका इस्तेमाल अगले होता रहेगा, आगे जब तक केमिस्ट्री चलेगी तो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन कार्बोकैटायन के बारे में एक जानकारी आपको और देता हूं, अगले चैप्टर में बड़ा काम आएगा। वो क्या होता है? एक होता है क्लासिकल कार्बोकैटायन और एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इसको मैं सीसी बोलता हूं, इसको मैं एनसीसी बोलता हूं। एनसीसी नॉर्मल नहीं, एनसीसी का मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक, देखो, अगर कार्बन पे क्लियर प्लस हो तो क्लासिकल कार्बोकैटायन, लेकिन अगर कार्बन पे स्लाइट प्लस हो तो उसे हम कहते हैं एनसीसी। ठीक है, और अपनी कॉपी में लिखो, एनसीसी कभी भी रीअरेंज नहीं करता। एनसीसी कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करता। कौन करता है हमेशा? क्लासिकल करता है। हाँ जी, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जो होता है, एनसीसी जो है, वो कभी रीअरेंज नहीं करता। रीअरेंजमेंट हमेशा किसके लिए करवाना है? सी प्लस को। अब सवाल उठता है, देखो, ये कैसे बनता है और ये कैसे बनता है। देखो, ये देखो, CH2 पे Br और यहां पे CH2 पे प्लस। ठीक है, लिख दिया। जल्दी बताओ कि इस समय कार्बोकैटायन कैसा है, क्लासिकल कि नॉन क्लासिकल? क्लासिकल, ओके। बगल के कार्बन पे Br है, Br पे क्या होता है? लोन पेयर। देख रहा है? Br झूला झूलते हुए डायरेक्ट इस पे जंप कर जाता है और अपने लोन पेयर को दे देता है। तो क्या होता है? CH2, CH2 और Br इस कार्बन से तो जुड़ता ही है, अब इससे भी जुड़ जाता है। ठीक, और ये थ्री मेंबर्ड रिंग बन जाती है। कितने मेंबर्ड? थ्री मेंबर्ड रिंग बन जाती है। और एक चीज और देखो बेटा, इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिले तो इसका प्लस खत्म, लेकिन लोन पेयर वाले ने दिए तो चार्ज कैसा आ गया? प्लस। ठीक, अब सुनो यार, अभी सुनो एक बार। Br पे चार्ज कैसा लिया? प्लस। प्लस क्या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? इससे अब इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। कैसा प्लस आएगा? स्लाइट प्लस आएगा। वो इस तरफ भी लिख सकते हो और वो इस तरफ भी लिख सकते हो। अब बताओ, इस बार कार्बन क्लियर प्लस है या स्लाइट प्लस है? हैं? क्या बोलोगे, सीसी या एनसीसी? हैं? एनसीसी। अब बताओ, चार्ज किस पे ज्यादा है? सीसी पे। किस पे चार्ज कम है? और चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखो, अनस्टेबल ये भी है, अनस्टेबल ये भी है, लेकिन दोनों अनस्टेबल में ये थोड़ा सा ज्यादा अनस्टेबल है और ये कम अनस्टेबल है या थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तो सुन ले मेरी बात। मेरी ऑर्गेनिक पढ़ाने की स्टाइल बिल्कुल अलग है। मेरी स्टाइल ये है कि आज के बाद थ्री मेंबर्ड रिंग बना के एक झोपड़ी बना दो। ये झोपड़ी हो गई, जिसको हम थ्री मेंबर्ड रिंग कहते हैं। दो जगह तो कार्बन हो और एक जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, और जब झोपड़ी बन जाएगी तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो एनसीसी बनेगा। तो मेरी टेक्निक बच्चों को बड़ी पसंद आती है
कि अगर झोपड़ी की मैकेनिज्म होगी, सुन तो लो, झोपड़ी की मैकेनिज्म होगी तो एनसीसी बनेगा, और एनसीसी में अगर रीअरेंजमेंट होता भी होगा तो हम नहीं करवाएंगे। अब सुनो, किस, एक बार बताओ, पहले कार्बोकैटायन कैसा था? सीसी। अब कैसा बन गया? तो पहले सुखी था कि अब सुखी है? अब, हालांकि ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन ये ज्यादा अनस्टेबल है, समझे? और इसका नाम आप दे सकते हो जंपिंग रेजोनेंस। इसका नाम दे सकते हो जंपिंग रेजोनेंस। देखो कितनी वैरायटियां सामने आ रही हैं कि बंदर से हवा लटकता हुआ अपना लोन पेयर अगला उसको दे देगा। ठीक है, बोलो, हैं? तो झोपड़ी की जब भी मैकेनिज्म होगी, एनसीसी बनेगा, और वो एनसीसी ऐसे बनाना होगा। क्या बच्चे रिस्पॉन्स करें? समझ में आया ये चीज? और ये अनस्टेबल कैसे है, ये थोड़ा स्टेबल कैसे है, ये स्लाइट प्लस कैसे है, ये क्लियर प्लस कैसे है? उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। रिस्पॉन्स करिए, फिर मैं अगली बात करूं। ठीक, जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है, हो गई बात। रुको एक मिनट, रुको रुको। अब इतना बताने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सर एक बात बताओ, रिएक्शन में हम ये कब बनाएंगे और रिएक्शन में ये कब बनाएंगे? मतलब हम कब सीसी बनाएंगे और कब हम एनसीसी बनाएंगे? ठीक है, हमें पता कैसे लगेगा? हम कैसे जान पाएंगे कि इसकी मैकेनिज्म सीसी से है या एनसीसी से है? एक ट्रिक बता दूं, हैं? हमेशा काम आएगी। सुनो, इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? चोर, डाकू, भिखारी, दान पात्र, यही होता होगा। इसी को तो बोलते हैं ना, तो उसी को ही हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इधर देखो, बेटा ऑर्गेनिक है, समझ लो मेरे तरीके से। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और कहीं विदेशों से पढ़ाई अगर करते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, है ना, विदेश है ना, उनकी ऑर्गेनिक में, हाँ, उनकी ऑर्गेनिक में हाथ तंगे रहता है। सुनो मेरी बात, तो मेरी ट्रिक ये है कि अगर बंदा इलेक्ट्रोफाइल हो और उस पे लोन पेयर भी हो, ध्यान से सुनना, हालांकि जहां लोन पेयर होता है वहां पे अंबानी अडानी आ जाते हैं। लोन पेयर है, फालतू है, मतलब है तो भिखारी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन शाम को ये लोन बांटता है। भाई भिखारी भिखारी की भी तो क्वालिटी होती है। अखबारों में नहीं पढ़ते हो इस भिखारी के यहां 5 करोड़ रुपए निकले? तो वो भिखारी पता क्या करता था? जो पैसे इकट्ठे होते थे ना, वो अपने डिपार्टमेंट में बांट देता था लोन पे, तो उससे और पैसे मिल जाते थे उसको। तो अगर भिखारी विद लोन पेयर हो, भिखारी हो और मन में अडानी हो, बाहर भिखारी हो और मन में अडानी हो, क्योंकि इन्हीं का नाम आजकल ज्यादा चल रहा है, अंबानी अडानी है। नहीं, टाटा बिरला तो गया, समय उनका गया। अब तो जहां भी देखो किसान आंदोलन चल रहा है, अंबानी अडानी सब जगह यही चल रहा है ना। तो सुनो मेरी बात, सुन लो, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर लोन पेयर हो और भिखारी हो, ये बंदा कहीं भी अटैक करेगा तो उसकी मैकेनिज्म में एनसीसी बनेगा, और एनसीसी में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये ट्रिक मेरी याद रखोगे, बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे। अगले चैप्टर में नोट कर लो, लिखो, इफ
हाँ, बोलो। लिखो, इफ भिखारी, अपनी लैंग्वेज में लिखो, और इलेक्ट्रोफाइल विद लोन पेयर, बोलना नहीं अगले चैप्टर में ये पॉइंट, अटैक ऑलवेज एनसीसी फॉर्म्ड। और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि एनसीसी कभी रीअरेंज नहीं करता, एनसीसी कभी भी अपने आप को बदलता नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, प्रिंस शर्मा, थैंक यू, थैंक यू, अच्छे अच्छे शब्द लिखने के लिए। लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कार्बोकैटायन के बारे में मैं पिछले 2 दिनों से समझा रहा हूं, 20 मिनट फिर लग गए कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल भी कोई चीज होती है, अब आया समझ में? और इसके बाद तो तुम्हें अगले साल भी कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, ग्रेजुएशन करोगे तो भी आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है, बीएससी एमएससी तक मैंने सब पढ़ा दिया। सही बता रहा हूं मैं? देखो, हर बच्चा आईआईटी में नहीं जाएगा, कुछ बच्चे बीएससी भी करेंगे, पीयू से डीयू से करेंगे भाई, हर एक का सपना एक जैसा थोड़ी ना होता है। वो मेरी कॉपी साथ में लेके रखते हैं, बोले सर आपकी कॉपी के बाद हमें ट्यूशन बाहर बीएससी एमएससी में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपने उतना पहले पढ़ा रखा है। तो +1 +2 की पढ़ाई लाइफ में सबसे मुश्किल, सबसे डिमांडिंग और सबसे मेहनत की है। कहा नहीं था मैंने कल कि हर टॉपिक अपने आप में महाभारत है, इतना बताना पड़ता है। और नहीं तो बताना हो कार्बोकैटायन क्या है, कार्बन पे प्लस चार्ज हो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, 4 प्रकार के होते हैं, 0 1 2 3 डिग्री, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 2 1 0। एनसीईआरटी में तो बस इतना ही है, और ये तो मेरे लिए 10 मिनट का काम है, मेरे यहाँ 2.5 लेक्चर लग गए। तो क्यों लग गए? क्योंकि आगे अब आपको बीएससी एमएससी तक कोई नई चीज कार्बोकैटायन के बारे में मैं गारंटी देता हूं नहीं पढ़ोगे। और बोलो, और जिसने मेरे ये समझ लिया, देखना 12th में कैसे कूदेगा वो, सब उसको आता होगा। लेकिन एमएस के क्वेश्चन करो तब मजा है। चलो, हो गया कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट और भी हैं, कहा नहीं था 4 इंटरमीडिएट हैं, 90% तो कार्बोकैटायन और 10% में सारे आ लिए। तो अब वो जो 10% हैं वो थोड़े थोड़े हैं, उनमें ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी है, छोटी छोटी बातें बताएंगे और वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो हेडिंग डालो, कार्बे एनाइन, कार्बे एनाइन। अगला टॉपिक है कार्बे एनायंस। सुनो बेटा, सुनो एक बार सुनो, ऐसा कार्बन जिसपे माइनस चार्ज हो विद लोन पेयर, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, उसको हम कार्बे एनायन कहते हैं। कार्बे एनायन का मतलब समझे? कार्बन पे एनायन। तो लिखो, डेफिनेशन लिखो, इट इज द स्पीसीज, it is the species in which carbon contains negative charge, carbon contains negative charge, 8 valence electron with sp3 hybridization, sp3 hybridization। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो कैसे बनता है। C पर 3H लेकर लिथियम लिया और इस बॉन्ड को तोड़ दिया हेट्रोलाइटिकली, क्योंकि जब आयन बनाने हैं तो हेट्रो ही तोड़ने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। इधर देखो, इधर देखो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां के 2 इलेक्ट्रॉन पहले बताओ बच्चों, ध्यान से देखो, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन और लिथियम में ज्यादा नेगेटिव कौन है? कार्बन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, क्या होगा? C पर 3H, इस पे माइनस चार्ज विद लोन पेयर, राइट। आगे बोलो, लिथियम कैसा चार्ज?
पॉजिटिव हो गया। ठीक है मलिक साहब, यहां जो बच्चे आते हैं टेस्ट रख लें इनका, हैं? चलो रखते हैं। ठीक है, तो एक चीज पहले ये बताओ, ये ठीक बनाया? आ जाओ बोर्ड की तरफ देखो। कार्बन पे चार्ज बोलो। कार्बेनाइन हो गया है। कै बॉन्ड बना रखे हैं? 3। 6 तो ये हो गए, 2 ये काउंट करो, 8 हो लिए भाई, हैं? और अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालें ट्रिक से, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 1, तो sp3 नहीं हो गया? यही कार्बेनाइन है। ये भी 4 प्रकार का होता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलो लिखता हूं, CH3 पर माइनस हो, CH3 के साथ CH2 माइनस हो, CH3 पे CH माइनस हो, और CH3 और इस CH3 पर C माइनस हो। आ गई बात समझ में? बताओ, ये कार्बेनाइन किस डिग्री का? 0 डिग्री का। ये कार्बेनाइन 1 डिग्री का। ये आपका 2 डिग्री का। और ये आपका कितना बेटा? 3 डिग्री का हो गया। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ में आ गया कैसे? जिस कार्बन पे नेगेटिव है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हो तो 3 डिग्री, और एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो तो 0 डिग्री। आ जाओ, दिमाग लगाओ, इधर देखो, जल्दी बोलो। इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मैं पूछ रहा हूं। रुको, पहले रुको, पहले माइनस है, कहीं डबल बॉन्ड है, कहीं कुछ रेजोनेंस नहीं लगेगा, साइड में करो। अब क्या सोचो? हाइपर, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक होना चाहिए sp2 कार्बन और एक होना चाहिए sp3 कार्बन। ये कार्बन कौन सा है? अगल वाला, ये वाला भी sp3, ये भी खाते से बाहर, यानी हाइपर भी। अब तो मजबूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट, CH3 यहां बैठ के क्या लगा रहा है? प्लस आई। एम आई राइट? व्हाट डू यू मीन बाई प्लस आई? बढ़ाएगा चार्ज, माइनस और बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, यानी CH3 का रहना यहां खतरा है। यहां कितने CH3 हैं? यहां कितने हैं? यहां कितने हैं? एक भी नहीं। तो ये बताओ, अगर फाइनल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए, तो क्या 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा कि नहीं होगा? है? लो जी, एनसीईआरटी पढ़ा दी। स्कूल वाले इतना ही पूछेंगे, अगर उन्हें कार्बेनाइन पूछना होगा तो। कर लोगे? थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं अब इसमें। हैं? बताओ, प्लस आई से बंदा स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ? हैं? एक ट्रिक बना लें, देखो स्टेबिलिटी का, देखो ट्रिक। स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस एम, और इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। समझ गए? नहीं आया समझ में? ये जस्टिफाइड है दोनों। और एक पॉइंट और लिख लो, एस करेक्टर। एस करेक्टर बढ़ने से कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एस करेक्टर बढ़ने से कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बताऊं कैसे? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, सुनो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। एस करेक्टर बढ़ा है, एस करेक्टर, हाँ बेंट रूल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एस करेक्टर बढ़ा है तो साइज हो जाता है छोटा, साइज हो जाता है छोटा। अरे सुन लो भैया, फिर लिखना। पहले बताओ, क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट समझाने पड़ेंगे? क्या ऐसा क्यों बोल दिया सर? जिसको थोड़ी सी भी समझ है वो तुरंत समझ जाता, अरे ये तो सर आसान है, तो समझ में आ गया। जरा एक बार फिर से बताओ एस करेक्टर। बता तो मैं ये भी चुका हूं, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई ना, तो एक बार याद दिला देता हूं।
जिस बंदे के अंदर एस करेक्टर की आत्मा घुस गई, उसका साइज छोटा हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे माइनस चार्ज अगर आएगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो माइनस ही आना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस को होल्ड करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और माइनस को होल्ड करने की क्षमता बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन की बढ़ेगी। तो एम एस चौहान की बुक्स में कार्बे आयनाइन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो इन ट्रिकों से कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी आपने करना है। अब सारे बच्चे बताएं, क्या मैंने यहां तक जितना पढ़ाया है वो क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो भाई, क्लियर है सबको? हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। ठीक है, बस इस चैप्टर को खत्म होने में ज्यादा बचा नहीं है, ज्यादा नहीं बचा अब। ठीक है, और बस हम केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में एंट्री करने ही वाले हैं। इसके बाद तो अंतिम ही बचेगा चैप्टर। ठीक है, हाँ। लेकिन ये जो चैप्टर कराया है, आज शायद 22वां 23वां लेक्चर होगा, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इतना आपको मजा आएगा आगे के सिलेबस में, चाहे वो +2 में क्यों ना हो, कि आप बहुत ही हाईली कंफर्ट जोन में रहोगे। बाकी ये है कि अगर कोई घर पे बैठ के काम ही नहीं कर रहा है तो उसे इन मेरी क्लासेस का क्या मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपसे पूछेंगे ऐसे, यहां लिख दिया CH2-, यहां लिख दिया NO2। ओके, यहां लिख दिया CH2-, यहां लिख दिया OCH3। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भाई जी, यहां लिख दिया CH2-, यहां लिख दिया CH3। ओके, और यहां पे लिख दिया मैंने, क्या बोलते हैं, इस जगह पे CH2-, इस जगह पे OCH3। दो क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरे क्वेश्चन में भाई जी ये देखो, दिस मच माइनस, दिस मच माइनस, और दिस मच माइनस, ऐसे क्वेश्चन एमएस की बुक में मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C-, और CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH-। एक और क्वेश्चन मैं पिक कर लेता हूं, है भाई। तो अगर मैं एक पिक्चर और काउंट कर लेता हूं तो इसको मैं कैसे समझाऊं? हो, इसको हम ऐसे समझाते हैं। ये देखो, थोड़ी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़ा मजा आएगा। सी पे मिथाइल, सी पे मिथाइल, यहां पे माइनस, और इधर भी मिथाइल कर दिया, है ना। और चलो इस जगह पे देखना, यहां पे सी पे माइनस, और ये CH3 और ये CH3। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको बतानी है। इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। 5 क्वेश्चन समझ लो, 500 क्वेश्चन भी बनेंगे तो उसका करने का यही तरीका है। ठीक है, हाँ जी। देखो, चलें आगे। उतारो भाई उतारो। ठीक है, उतार लीजिए पहले कॉपी में, फिर मैं जवाब देता हूं आप लोग को। इस बार टेस्ट का शेड्यूल है ना? है तो हाँ, संडे को ये पूरा चैप्टर आएगा भाई, खत्म ही हो जाएगा तब तक तो चैप्टर। हाँ,
संडे को ये पूरा चैप्टर आएगा और अब हम केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे हैं। तो इसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तुम भी फ्री हम भी फ्री, बहुत मेहनत कर ली। नहीं, नॉमनक्लेचर भी इसी का ही पार्ट था उस समय तक, तो पिछले नॉमनक्लेचर ही कराया था ना। तो अब नॉमनक्लेचर भी आएगा, लेकिन उसके क्वेश्चन अब कम होंगे, इसके ज्यादा होंगे। पहले नॉमनक्लेचर ही आया था, है ना। चले करें। देखो कैसे करते हैं, देखो। क्या ये भी कार्बेनाइन और ये भी कार्बेनाइन है? बेंजीन की रिंग का फायदा इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। इससे तो अंतर नहीं पैदा होगा। जो बाकी बच गया उनकी बात करते हैं। पहले देखो NO2 बैठा है, कहां बैठा है इसके रिस्पेक्ट में? पैरा पे। वहां आई भी लगता है और वहां एम भी लगता है। तो एम ही बोलो ना, फिर आई क्यों बोल रहे हो? NO2 का एम बोलो। एक्स मल्टीपल बॉन्ड वाई, और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। NO2 यहां बैठ के -M देता है। OCH3 पैरा पे बैठा है, आई एम दोनों देगा। है, आई मत बताओ, एम बताओ। है, वेरी गुड। ओ पे लोन पेयर होता है, यहां एक्स मल्टीपल बॉन्ड वाई नहीं है, यहां लोन पेयर है। तो ये क्या हो गया? +M। क्या ट्रिक लिखाई थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। लो, पहला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? क्या इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होने वाली है? जिसने कार्बोकैटायन कर लिया वो ये भी कर लेगा। बस आ जाओ। CH3 यहां बैठ के +I, पैरा है ना, और आई तो कहीं भी लगेगा। हाँ भाई जी। मेटा, इसके लिए मेटा। आई या एम या दोनों? दोनों कैसे हो गए? एम नहीं आएगा मेटा से, आई आएगा। आई कौन सा? ओ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब -I। कौन स्टेबल है? सेकंड वाला। तो सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा है। यहां आओ। पता है दुनिया जवाब क्या देगी? सर यहां माइनस का 2 बार रेजोनेंस, या माइनस का 1 बार रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस ही नहीं। तो बंदा क्या सोचेगा? सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन चमत्कार होते हैं भाई। सबसे ज्यादा स्टेबल ये तो है फर्स्ट, लेकिन उसके बाद थर्ड, और उसके बाद सेकंड। भाई सेकंड ने क्या काम कर दिया? ये प्लूटो का निवासी एंटी एरोमेटिक है। आया समझ में? हाँ, तो देखा, उस क्वेश्चन को कराने का इतना असर पड़ा कि आज इस क्वेश्चन में आपका दिमाग चल पड़ा। इसलिए क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब आओ, इधर आओ। कहीं कोई रेजोनेंस नहीं। यहां माइनस उस कार्बन पे है जो ट्रिपल बॉन्ड का है, और ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। यहां माइनस उस कार्बन पे है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। किसमें एस करेक्टर की आत्मा ज्यादा है? तो जिसमें एस करेक्टर की आत्मा ज्यादा है उसका कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता, लिखा था ना। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा हो गई। देख रहे हो भैया? हैं? और आज MS की बुक का नया टॉपिक मिल गया आपको, कार्बेनाइन का। आगे आओ, ये बड़ा जोरदार सवाल है। देख रहा है? इधर देखो, जिसका दिमाग चलता है। बल्कि ग्रुप है, बगल में भी बल्कि है, ऐसा यार लगेगा। बंदा प्लेन चेन छोड़ देगा, तो इस माइनस का डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिख तो रहा है, लेकिन बस दिख ही रहा है, होगा नहीं। क्या इसमें माइनस छोड़ देगा रेजोनेंस? नहीं होगा, है ना। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है?
सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। बिल्कुल ठीक बताया। और हमें फर्स्ट में सोचना पड़ेगा, क्यों कि उसने रेजोनेंस छोड़ दिया। और क्यों छोड़ दिया? ड्यू टू, याद होगा, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो कि पांचों क्वेश्चन को करने का ढंग समझ में आया कि नहीं आया। और मोर एवर इस पे और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जो MS की बुक से मिल जाएगा। आज ही मेरा लेक्चर खत्म होते ही क्वेश्चन उठाओ, फटाफट करो, डाउट पे निशान लगा लो। और एक चीज और, ईश्वर ने कार्बे एनायन को रीअरेंज करने की ताकत नहीं दी है, इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट वाला टॉपिक आएगा ही नहीं। तो नोट कर लो, कार्बे एनायन नेवर रीअरेंज्ड। फिफ्थ दोबारा बता दो, लक्षिका ने बोला है। लो बेटा, आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं दोबारा बताता हूं। देखो, इधर देखो। लक्षिका बेटा, आपने SIR पढ़ा है, बताओ क्या ये एक बल की ग्रुप है कि नहीं? क्या मिथाइल भी बल की ग्रुप होंगे कि नहीं? जब बल की ग्रुप आपस में पास पास हो जाते हैं तो उनका क्लाउड जो है टकराने लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गए कि एक छोटी सी सीट थी जिसमें दो बंदे बैठते हैं आराम से, लेकिन दोनों ही मोटे आ गए तो वो आराम से नहीं बैठ सकते हैं। और फिर बैठने का जुगाड़ सोचते हैं और आपस में बात करते हैं, तू थोड़ा आगे चल, मैं थोड़ा पीछे आता हूं। ऐसे एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या करते हैं? प्लेन चेंज करते हैं। और प्लेन चेंज को केमिस्ट्री में क्या करते हैं? SIR बोलते हैं। और प्लेन चेंज करने से रेजोनेंस खत्म हो जाता है। तो इस माइनस को बेंजीन का सुख नहीं मिलेगा, इस माइनस को बेंजीन का सुख मिलेगा। जो सुखी है वो स्टेबल है, इसलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी कम है और सेकंड की ज्यादा है। क्यों हाई फाई लैंग्वेज से पढ़ते हो? सिंपल तरीके से सोचा करो कि सीट में दो बच्चे आराम से बैठते हैं, लेकिन दो बंदे मोटे मोटे मेरे टाइप में आ जाएं, फिर कैसे बैठेंगे? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। वही बात यहां भी है, और इसको मैंने नाम दिया था SIR। बात खत्म हो गई। आया समझ में? तो इस तरीके से जो है आप जो है चीजों को समझा सकते हो, बता सकते हो। लो बेटा, मैंने दोबारा बता दिया है। और गीतेश, कशिश और बाकी बच्चों ने तो कह दिया यस सर, वेरी वेल क्लियर। अच्छी बात है, वेरी वेल क्लियर है, हम भी यही चाहते हैं। ओके, कर लोगे कार्बेनेन? अब रीअरेंजमेंट का टॉपिक यहां आना ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई है। कार्बोकेटाइन में तो यही टाइम ज्यादा लग जाता है रीअरेंजमेंट का। चलो, कर लोगे इसके क्वेश्चन? चलो, कोई नया क्वेश्चन हो तो इकट्ठा करो एक साथ। अब लिखो, कार्बन का फ्री रेडिकल, कार्बन का फ्री रेडिकल। आया नहीं रेडिकल? देखो, ऐसा कार्बन, देखो, जिस पर एक छोटी सी बिंदी बनी हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो, मोस्टली sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, उसको हम कार्बन का फ्री रेडिकल कहते हैं। एक बार डिफिनीशन नोट करो। इट इज द स्पीसीज, it is the species in which in which in which carbon carbon contains no charge, 7 valence electron, 7 valence electron with sp2 hybridization, mostly sp2 hybridization। और एक बात बताओ, आयन बनाना है आपकी बार, तो होमोलिटिक करें कि हेट्रोलिटिक? होमोलिटिक। देखो, C पर 4 H ले लो,
इस पे सूर्य का प्रकाश को गिरा दो। ठीक है, सनलाइट गिरा दो। याद है, सनलाइट गिरने से, ठीक है, ईश्वर, सनलाइट का मतलब ईश्वर, और ईश्वर कभी भी भेदभाव नहीं करता है, वो बंटवारा बराबरी से करता है। तो एक बात ये बताओ, बॉन्ड टूटने के बाद एक इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, एक इसको भी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, राइट। देखो, इस कार्बन पे छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही है, कोई चार्ज नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 6 और 1 7, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, बॉन्ड कितने, 3, लोन पेयर तो एक भी नहीं, तो 3 का स्टेरिक नंबर क्या होगा? है? 3 बॉन्ड और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, रुक जा भाई, तो जो मैंने डिफिनीशन बताई थी वो सारी की सारी इससे मैच कर रही है कि नहीं? और ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनेंगे क्योंकि रेडिकल बनेगा। भाई जी ये भी 4 तरह के होते हैं, 0 1 2 3 4 डिग्री, 4 डिग्री तो नहीं, 3 डिग्री तक। देखो, अगर मैं यहां लिख दूं CH3 पे छोटी सी बिंदी, यहां पर CH3 से जोड़ दूं CH2 की बिंदी, यहां पे 2 बार CH3 को हम CH की बिंदी से जोड़ दें, और उसके बाद जो है CH3 CH3 और यहां पे C की बिंदी से यहां पे जोड़ दें। इसमें आपको बताने की आवश्यकता अब तो नहीं रही है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, समझ गए? आओ बेटा, सभी अनस्टेबल हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, पक्का? अब कोई थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, देखो इधर, देखो इधर, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, रेजोनेंस हटाओ। अब किसका नंबर? हाइपर का। रुको, हाइपर में एक sp2 एक sp3, ये कार्बन, ये कार्बन मिल गया, खजाना मिल गया। इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इसमें 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 ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, बात खत्म। क्या आपको नहीं लगता है कि कार्बोकैटायन पढ़ाने के बाद इस टॉपिक में कुछ बचता नहीं है? बस समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। और सुनो, इस दुनिया में ऑर्गेनिक में रीअरेंज सिर्फ कार्बोकैटायन करता है, सिर्फ कार्बोकैटायन, और किसी का नंबर ही नहीं आता, उसको इतनी शक्ति नहीं मिली है। तो यहां भी रीअरेंजमेंट का कोई फंडा नहीं आएगा। तो बात यहीं खत्म हो गई। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, जहां रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो रेडिकल स्टेबल होगा, जहां नहीं होगा वो अनस्टेबल होगा। कर लेना एमएस की बुक से, मुझे क्या बताना है इसमें। हाँ, जो ना आए उसको लिख लो, बता देंगे उसको, सही है। और रीअरेंजमेंट ये भी नहीं करता है। तो सारे बच्चे पहले ये बताओ कि यहां पर अब मैं इससे ज्यादा पढ़ाने के मूड में नहीं हूं। आप भी बोर हो गए, हम भी बोर होंगे, सब कुछ नया होगा। ठीक है भाई जी, आ गया सबके समझ में? और इसके बाद समझ में आने के बाद में एक चीज तो शायद मैंने बताई थी कि कैसे पता लगता है कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। एरो के ऊपर सनलाइट हो, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो, परऑक्साइड की प्रेजेंस हो, इन तीनों में से कोई एक भी सिचुएशन पैदा हो जाती है, होमोलिटिक होगी। इसमें कौन सी सिचुएशन है? सनलाइट वाली। तो समझ जाना, जान जाना, अगले चैप्टर में बड़ा काम आएगा। कल मैं जिस टॉपिक को कराने वाला हूं, आज नहीं, कल मैं जिस टॉपिक को करवाने वाला हूं, उसमें मैं आपको यह बता दूंगा कौन सा कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देता है। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, फिजिक्स नहीं। मेरी पहचान केमिस्ट्री से है, किसी और टीचर की पहचान किसी और सब्जेक्ट से है, मैं मानता हूं इस बात को। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो बंदा मेरे सामने टीचर बन के खड़ा है वो क्या पढ़ाता है। वैसे ही हर कंपाउंड हर रिएक्शन दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता।
आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा ये रिएक्शन दे सकता है। और अगर आपने ये चीज समझ ली तो अगला चैप्टर तो हलवा है, जिसमें रिएक्शंस आएंगी लेकिन हलवा से कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि सबसे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में ग्रेटेस्ट चैप्टर यही है। जिस बच्चे को ये चैप्टर आता है उसे पूरी ऑर्गेनिक आती है, और जिसको ये नहीं आता है किसी भी कारण से, उसको कुछ नहीं आएगा ऑर्गेनिक में, ये मेरी गारंटी है। इसलिए जो बच्चे मेरे सामने नहीं है वो सुन लें कि बातों से कुछ नहीं होने वाला है। अब भी होमवर्क अगर कंप्लीट नहीं किया तो कर लो, और जितने डाउट्स पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर लोगे उतना ही आपके फ्यूचर के लिए बेहतरीन होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अब मैं जल्दी से एक अंतिम बात खत्म कर दूं। हेडिंग डालो कार्बीन। एक और था ना कार्बीन, लिखो भैया कार्बीन। इसका भी इस्तेमाल कार्बीन का ना के बराबर है, लेकिन कई जगह पर दिखता है तो पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो इधर, कार्बन से दो एच जुड़े हों और लोन पेयर हो। कार्बन से दो एच जुड़ा हो और उस पर लोन पेयर हो और कोई चार्ज ना हो, उसे कार्बीन कहते हैं। ठीक, रुको। कार्बन अगर दो एच बना रहा है और एक लोन पेयर रख रहा है, तो मैं पूछूं अगर कार्बन का इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। बताओ, भूखा है ना ये, लेकिन लोन पेयर भी है। लोन पेयर भी तो है। आज मैंने क्या बोला था? चोर डाकू हो और लोन पेयर हो, बोला था ना भी एक जगह पे। क्या ये चोर डाकू में है, भिखारी में है? भिखारी तो है ना, और लोन पेयर है, मिल गया। तो ऐसा कार्बन जिसमें कोई चार्ज ना हो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, एक लोन पेयर भी हो, उसे कार्बीन कहते हैं। नोट करो, कार्बन कंटेन्स नो चार्ज, कार्बन कंटेन्स नो चार्ज, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, with lone pair called carbene। ठीक, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बाकी इंटरमीडिएट को आपने 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में बांटा। इसको हम दो अलग अलग भागों में बांटते हैं, लेकिन उसका नाम होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। आज के बाद 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म है। तैयार हो जा डाउट्स के लिए? है हाँ, परसों खत्म ही है। क्या पता मैं परसों से ही डाउट सेशन शुरू कर दूं, अगर नहीं हुआ तो उसके अगले दिन तो है ही। ठीक, तैयार हो जा भाई। तो एक सिंगलेट कार्बीन और एक क्या हो गया? ट्रिपलेट कार्बीन। ये सर अजीब सा नाम है, सिंगलेट के बाद भी डुप्लेट आना चाहिए था, ये तो ट्रिपलेट हो गया ना, यही नाम है। सिंगलेट कार्बीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है। बेटा इधर देखो, कै हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3। सुनो, सेंटर पे कौन होगा? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो किसके साथ में बॉन्ड बना लेंगे? H के साथ। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक बार फिर से बताना, सिंगलेट कार्बीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp2। कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3 बनेंगे। 3 में से 2 कहां खर्च होंगे? हाइड्रोजन के साथ। और एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा उसमें यही दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे।
लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बीन है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp। कै हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? दो। और दोनों ही किसके साथ खर्च हो जाएंगे? H के साथ। बोलो। अच्छा, sp में कितने ऑर्बिटल p ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया? sp में कितने p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया? दो। दो ने नहीं लिया ना, तो दोनों p ऑर्बिटल को ऐसे डंबल टाइप में बना दूं? है? अब ये बताओ, कई इलेक्ट्रॉन रखने हैं? दो। और दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। क्या एक ही वो दो रख दोगे, या एक में एक रखोगे? रखोगे। ये कार्बिन कौन सी कार्बिन हुई? ट्रिपलेट कार्बिन है। एक बार फिर से रिकॉल करो। ट्रिपलेट कार्बिन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp मानी जाती है। कै हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? दो। दोनों किसके साथ बिजी हो गए? अच्छा, अब फिर ये दो इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? दोनों अलग अलग p में रहेंगे। ठीक। ये बताओ, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग, कहां रिपल्शन कम है? इस वाले में कम है। जहां रिपल्शन कम है वहां स्टेबिलिटी। तो बताओ, यूजुअली कौन सा कार्बिन ज्यादा होता है स्टेबल? ट्रिपलेट कार्बिन। नोट कर लो, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन। क्या? नहीं, मैंने कहा नहीं। ये तो रेयर ऑफ रेयर कहीं दिखाई देगा, और एमएस की बुक में है। आप मुझसे सवाल पूछोगे, पहले सुन लो यार। एक बार कंक्लूड करें। कार्बिन का मतलब भिखारी विद लोन पेयर। भिखारी विद लोन पेयर। दो प्रकार के भिखारी विद लोन पेयर हैं, या तो सिंगलेट, या सिंगलेट में कार्बन sp2, और वो जो लोन पेयर है वो एक ही में रहता है, एक साथ रहते हैं। और ट्रिपलेट में sp, तो दो p ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहते हैं, रिपल्शन कम होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात है। बस इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। अंत में वहीं पे बात आती है। कार्बो का टर्न समझ में आया था? वही इंपॉर्टेंट है। पढ़ा तो मैंने सब दिया आपको। अब इसको ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, सिंगलेट क्यों कहते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? उसमें एक टॉपिक होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और उसका फार्मूला होता है 2 σs+1। और सिग्मा तो समझते हो, समेशन, और एस का मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, आ जाओ। अब बताता हूं सिंगलेट के बाद डुप्लेट क्यों नहीं आया, ट्रिपलेट क्यों आया। देखो, यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ही ऑर्बिटल में है, तो एक प्लस हाफ तो एक। तो जरा मुझे बताना, सिग्मा एस कितना आएगा? जीरो। जीरो रख दे यहां। कितना आएगा? वन आएगा, और वन आएगा तो सिंगलेट। वन को सिंगलेट। यहां पे दो आए, अगर ये प्लस हाफ है तो ये भी माइनस तो नहीं होगा ना, तो इसका समेशन बताना। वन रख दे यहां, वन। थ्री आएगा, तो थ्री को क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। दुनिया में किसी भी टीचर से पूछ लो, इसका जवाब वो दे नहीं पाता है कि इसका नाम ट्रिपलेट क्यों है। इसका रीजन ये है। मेरे से तुम कुछ भी पूछ लिया करो, मेरे को सब आता है। समझे? हाँ। 25 साल घास नहीं छीला है। तो सीधी बात है। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आ गया होगा। जरा सभी बच्चे जो टीवी में बैठे हैं रिस्पॉन्स करें। और अब मैं कल आपको यह बताने वाला हूं कौन सा कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देगा, इसको कराते ही खत्म। ठीक भाई, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। नहीं नहीं, ट्रिक व्रिक नहीं बताऊंगा कुछ भी। कुछ नहीं।